नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी टीचर्स क्लासेज में। और हम पुनः उपस्थित हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर की जो श्रृंखला चल रही है क्वेश्चन पेपर्स की, उसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं 23 दिसंबर 2021 पार्ट 2 की, है ना। आपको पता है कि हम प्रत्येक पेपर को दो भागों में लेकर आते हैं। पहला भाग हमारा अपठित का होता है और दूसरा भाग किसका होता है, पेडागोजी का। तो अपठित हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम लोग पेडागोजी के प्रश्नों की करने वाले हैं बात। तो चलते हैं सीधे अपने पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या है। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है भाषा शिक्षण संदर्भे किम सत्यम नास्ति। ध्यान दीजिए, प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भाषा के शिक्षण के संदर्भ में, अर्थात भाषा को सीखने के संदर्भ में किम सत्यम नास्ति, क्या सत्य, नास्ति का मतलब क्या है, न धन अस्ति, अर्थात क्या सत्य नहीं है। तो जो सत्य नहीं है वो हमें बताना है। चार कथन हैं, चार विकल्प हैं और इन चार विकल्पों में तीन विकल्प ऐसे होंगे जो सत्य होंगे, एक विकल्प ऐसा होगा जो सत्य नहीं होगा। वो जो विकल्प सत्य नहीं है वो हमें ढूंढकर लिखना है। तो भाषा को सीखने के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, भाषा योग्यतायाः एकस्याः भाषायाः द्वितीयस्यां भाषायां अंतरयितुं शक्यन्ते। क्या भाषा योग्यता से एक भाषा और दूसरी भाषा में अंतर किया जा सकता है। प्रत्येकम छात्र बहुभाषाणां शिक्षणस्य योग्यतां धारयति। प्रत्येक छात्र बहुभाषाणां, बहुत सी भाषाओं को सीखने की योग्यता धारण करता है, रखता है। यदि तस्मै उचित अवसरः समयस्य दीयेताम्, अगर उसको उचित अवसर और समय दिया जाए तो प्रत्येक छात्र अनेक भाषाएं या बहुत सारी भाषाएं सीख सकता है। मातृभाषा द्वितीयस्याः वैदेशिक्याः भाषायाः शिक्षणे बाधां करोति। जो मातृभाषा होती है वो दूसरी भाषा और विदेशी भाषा को सीखने में बाधा उत्पन्न करती है क्या, या मातृभाषा द्वितीयस्याः वैदेशिक्याः भाषायाः शिक्षणे सहायतां करोति, मातृभाषा दूसरी और विदेशी भाषा को सीखने में सहायता करती है। तो ध्यान दीजिए, मातृभाषा अधिगम में सहायक होती है, हमको पता है। तो मातृभाषा के द्वारा हम दूसरी भाषा, विदेशी भाषा, कोई भी भाषा हो वो सीख सकते हैं, ये सहायता करेगी, ये कथन बिल्कुल सही है। प्रत्येक छात्र अगर उसको अवसर दिया जाए, समय दिया जाए तो बहुत सारी भाषाएं सीख सकता है, ये कथन भी क्या है, सत्य है। भाषा योग्यता एक भाषा और दूसरी भाषा के बीच में अंतर स्पष्ट कर सकती है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। लेकिन ये कथन हमारा असत्य है। कौन सा, मातृभाषा दूसरी भाषा और विदेशी भाषा के सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। जो कथन सत्य नहीं है वो कथन ही हमको चुनकर लिखना था। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर सी विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 17वां प्रश्न आ रहा है। अगला प्रश्न है सा प्रक्रिया। सा प्रक्रिया मतलब वह प्रक्रिया यस्याः माध्यमेन, जिस प्रक्रिया के माध्यम से छात्रः पठनम शिक्षति, छात्र पढ़ना सीखता है, कथ्यते कही जाती है। वह प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया के माध्यम से छात्र पढ़ना सीखता है वह प्रक्रिया कही जाती है। क्या कही जाती है, संरचना युक्ता, क्या यह संरचना युक्त प्रक्रिया होती है, विकासात्मिका, शब्द रूप केंद्रिता या फिर भाषा आधारिता। तो देखिए, जो पढ़ने की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है, विकासात्मक होती है। ठीक है, जो हमारे चार भाषा कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इनमें बच्चा विकासात्मक तरीके से पढ़ता है, इन कौशलों का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विकासात्मक प्रक्रिया। ठीक है, वी विकल्प सही उत्तर है 17वें प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, यदा छात्रः द्वितीयां तृतीयां व भाषां शिक्षते। जब कोई बच्चा दूसरी या तीसरी भाषा को सीखता है, एतत् कथ्यते, इसको कहा जाता है। जब कोई बच्चा दूसरी भाषा को या तीसरी भाषा को सीखता है, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भाषा अधिग्रहणम। क्या भाषा का अधिग्रहण कहा जाता है। तो देखिए, अधिग्रहण का मतलब क्या होता है, अर्जन, और अर्जन तो किसका होता है, बोलिए, मातृभाषा का। दूसरी भाषा और तीसरी भाषा का अर्जन नहीं होता, इसलिए ये विकल्प क्या है, गलत है। भाषा सूक्ष्मीकरणम, भाषा का सूक्ष्मीकरण या भाषा विकासः नहीं, ये क्या कहा जाता है, बोलिए, भाषा अधिगमः।
दूसरी या तीसरी भाषा को सीखना क्या कहलाता है? भाषा का अधिगम कहलाता है। तो यहां पर आपका डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19वें प्रश्न की करते हैं बात। 19वां प्रश्न है, भाषा कक्षायाम कथा नाम उपयोगे का प्रक्रिया समीचीना वर्तते। भाषा की कक्षा में, कोई भाषा की कक्षा चल रही जिसमें भाषा का अध्ययन अध्यापन चल रहा है, और भाषा की कक्षा में कथा नाम उपयोगे, कथाओं के उपयोग में का प्रक्रिया समीचीना वर्तते, कौन सी प्रक्रिया समीचीन है? समीचीन का मतलब क्या होता है? उपयुक्त। समीचीन का मतलब क्या होता है? तो समीचीन का मतलब समझ लीजिए, खूब आएगा ये शब्द। समीचीन का मतलब होता है उपयुक्त, है ना। उपयुक्त का मतलब क्या होता है? तो हम कह सकते हैं सही। तो भाषा की कक्षा में कथाओं के उपयोग में कौन सी प्रक्रिया समीचीन है, कौन सी प्रक्रिया सही है, उपयुक्त है? भाषा की कक्षा में कथाओं का प्रयोग कैसे करना चाहिए? नैतिक उपदेशाय कथा नाम प्रयोग। क्या बच्चों को नीति का उपदेश देने के लिए, नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए हमें कथाओं का प्रयोग करना चाहिए? या फिर कामपि संरचना शिक्षयितुम कथा नाम प्रयोग। भाषा की किसी संरचना को समझने के लिए, सीखने के लिए कथाओं का प्रयोग करना चाहिए। प्रविधि रूपे कथा श्रावणम, प्रविधि के रूप में जो हमारी शिक्षण की प्रविधियां होती हैं, जो छोटी छोटी विधियां होती हैं, उनके रूप में कथा को सुनाना चाहिए। या फिर विचार रूपे कथा श्रावणम, विचार के रूप में कथाओं का श्रवण करवाना चाहिए। तो देखिए, हमारी जो विधियां होती हैं, एक विधि हमने पढ़ी है परंपरागत विधि में पाठशाला विधि, ठीक है। पाठशाला विधि के अंतर्गत जो छोटी छोटी प्रविधियां आती हैं, उन प्रविधियों में एक विधि आती है, पाठशाला विधि में एक छोटी सी विधि आती है। क्या आती है? वो है कथा कथन विधि। कौन सी विधि आती है? कथा कथन विधि, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, किसी भी जटिल से जटिल विषय को, कितना भी जटिल विषय हो, कठिन विषय हो, लेकिन उस जटिल विषय को जो हम कहानी के माध्यम से बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो बच्चों को कहीं ना कहीं उस विषय में रुचि भी बढ़ती है, बच्चे उस विषय में रुचि लेते हैं, उन तथ्यों के प्रति और विषयों के प्रति बच्चों में जिज्ञासा भी बढ़ती है। तो कथा कथन माध्यम से जब बच्चों को शिक्षण करवाया जाता है, तो वहां पर शिक्षण क्या होता है? सुगम होता है, सरल होता है और रुचिकर भी होता है। तो इसलिए भाषा की कक्षाओं में कथाओं का उपयोग जो होता है, उसके लिए कौन सी प्रक्रिया समीचीन है? तो उसके लिए समीचीन प्रक्रिया कौन सी है? प्रविधि रूपे कथा श्रावणम, हमें प्रविधि के रूप में कथाओं का श्रवण करवाना चाहिए। सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। 19वां प्रश्न हो चुका है, 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 20वां प्रश्न आ चुका है आपके सामने। चतुर्थ कक्षायाः अध्यापिका छात्रेभ्यः बहूनि वाक्यानि अयच्छत। चतुर्थ कक्षाया मतलब चौथी कक्षा की अध्यापिका है, और वह छात्रों के लिए बहूनि वाक्यानि अयच्छत, बहुत सारे वाक्य देती है। चौथी कक्षा की अध्यापिका अपने छात्रों के लिए बहुत सारे वाक्य देती है। एषु, जिन वाक्यों में टू, इन, इनटू, विद, फॉर इत्येते शब्दाः प्रयुक्ताः आसन। एक चौथी कक्षा की अध्यापिका अपने छात्रों को बहुत सारे वाक्य देती है, और उन वाक्यों में किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो टू का प्रयोग हुआ है, इन का प्रयोग हुआ है, इनटू का प्रयोग हुआ है, विद का प्रयोग हुआ है, फॉर का प्रयोग हुआ है। ये सारे शब्द वहां पर प्रयोग किए गए हैं। छात्राः एतान शब्दान निरीक्षितवन्तः, छात्र इन सारे शब्दों का क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं। अध्यापिका एतान शब्दान स्थित सूचकान अकथयत, और अध्यापिका इन शब्दों की स्थिति क्या है, वाक्य में इन शब्दों की स्थिति क्या है, इसकी सूचना के लिए कहती है। पश्चात, उसके बाद सा तेभ्यः कानिचिद अन्यानि वाक्यानि अयच्छत, उसके बाद वह अध्यापिका उन छात्रों को कुछ और वाक्य देती है, कुछ अन्य वाक्य देती है। एषु, जिनमें, जिन वाक्यों में एतान शब्दान प्रयुक्तुम अकथयत, पहले जो वाक्य दिए थे उन वाक्यों में ये सारे शब्द थे। इन शब्दों की उन वाक्यों में क्या स्थिति है, इन शब्दों का उन वाक्यों में क्या प्रयोग है, ये पहले पूछती है। फिर और अनेक वाक्य देती है और कहती कि इन वाक्यों में, जो वाक्य अब दिए जा रहे हैं, इन वाक्यों में इन शब्दों का क्या करना है? प्रयोग करना है। तो प्रयोग करने के लिए कहती है। अंते, उसके बाद में, उसके अंत में सा अकथयत, वह कहती है कि
एते शब्दाः पूर्व सर्गाः, वह कहते हैं कि बच्चों जो तुमने अभी शब्द देखे, जो पढ़े, जिनका प्रयोग किया, ये सारे शब्द क्या हैं? पूर्व सर्ग हैं, मतलब प्रीपोजिशन हैं। इनको क्या कहा जाता है? प्रीपोजिशन कहा जाता है। ऐसा पद्धति का कथ्यते, यह जो प्रीपोजिशन पढ़ाने की पद्धति प्रयोग में अध्यापिका के द्वारा लाई गई है, इस पद्धति को क्या कहा जाता है? व्याकरण पाठनम, घोषणात्मकम, या फिर चेतना जागृति, या फिर क्रीडा विधि। तो देखिए यहां पर हम पूर्व सर्ग की या प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये किसका अंग है? व्याकरण का अंग है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? व्याकरण पाठनम, ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न आ रहा है और 21वां प्रश्न है विद्यालयीय शिक्षायाम, विद्यालय की शिक्षा में, जो विद्यालयी शिक्षा होती है उस शिक्षा में नीति रूपे बहुभाषीयता इत्यस्य को अर्थः, विद्यालयी शिक्षा में नीति के रूप में बहुभाषीयता, इसका क्या अर्थ है? तो सर्वे बालकाः मातृभाषायां गृहभाषायां विद्यालय अध्ययनं प्रारभन्ते यदा ते प्रगतिं कुर्वन्ति तदा अन्यासां भाषाणां वृद्धिं कुर्वन्ति। पहला विकल्प कह रहा है कि सर्वे बालकाः, सभी बच्चे, सभी बालक मातृभाषायां गृहभाषायां विद्यालय अध्ययनं प्रारभन्ते, सारे बच्चे अपनी मातृभाषा में, अपनी गृह भाषा में विद्यालय में अध्ययन प्रारंभ करते हैं। मतलब जो पढ़ना प्रारंभ करते हैं उस समय उनकी भाषा क्या होती है? उनकी मातृभाषा या गृह भाषा। तो मातृभाषा के माध्यम से वो अपनी शिक्षण की क्रिया को आरंभ करते हैं। यदा ते प्रगतिम कुर्वन्ति, और जब वो अपनी शिक्षण की क्रिया में प्रगति को प्राप्त होते हैं तब अन्यासां भाषाणां वृद्धि कुर्वन्ति, तो अन्य भाषाओं में भी वृद्धि करते हैं। पहले मातृभाषा के माध्यम से पढ़ना सीखा और जब पढ़ने की क्रिया में उनकी प्रगति हुई तो उन्होंने धीरे धीरे मातृभाषा को आधार बना करके अन्य भाषाओं का शिक्षण भी आरंभ किया, और इसी को क्या कहा जाता है? बहुभाषीयता कहा जाता है। दूसरा विकल्प है सर्वे बालकाः राजभाषा माध्यमेन आंग्ल भाषां हिंदी भाषां च शिक्षन्ति, सभी बच्चे राजभाषा के माध्यम से अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा सीखते हैं, इसको बहुभाषीयता कहा जाता है। सर्वे बालकाः आधार अवस्थायां आंग्ल भाषाम राजभाषाम हिंदी भाषाम च शिक्षन्ति, सारे बच्चे अपनी आधार अवस्था में जब वो अपनी शिक्षा का आरंभ करते हैं उस समय वो क्या करते हैं? अंग्रेजी भाषा, राजभाषा, हिंदी भाषा, इन सब के माध्यम से सीखते हैं। चौथा विकल्प है प्राथमिके स्तरे मातृभाषा शिक्षण माध्यमम भवति, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा तो शिक्षण का माध्यम होती है, अर्थात प्राइमरी लेवल पर तो हम उनको मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाते हैं, किंतु उच्च प्राथमिक स्तर पर आंग्ल भाषा शिक्षण माध्यमम भवति, अंग्रेजी भाषा शिक्षण का माध्यम होती है। देखिए स्पष्ट है हमसे बात किसकी की जा रही है? बहुभाषीयता की। बहुभाषीयता का मतलब होता है जहां पर हम मातृभाषा को आधार बना करके अनेक भाषाएं सीखते हैं। तो बहुभाषीयता की बात की जा रही है और बहुभाषीयता की बात को स्पष्ट करने के लिए यहां पर ये आपके तीनों विकल्प उचित नहीं है। ठीक है, यहां पर आपको यह बताया जा रहा है कि हम किस भाषा के माध्यम से पढ़ें। तो कहीं कहा जा रहा है कि हिंदी माध्यम से पढ़िए, राजभाषा के माध्यम से या अंग्रेजी भाषा के माध्यम से, यही सब दिया है। पहला विकल्प हमारा कह रहा है कि सारे बच्चे मातृभाषा में और अपनी गृह भाषा में विद्यालय में अध्ययन प्रारंभ करते हैं, किंतु जब उनकी अध्ययन में प्रगति हो जाती है तो वे क्या करते हैं? अपनी भाषा को आधार बना करके अनेक भाषाओं में वृद्धि करते हैं, मतलब अनेक भाषाएं सीख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सबसे स्पष्ट विकल्प है वो कौन सा है? ए है। तो यहां पर आपका इस प्रश्न के संदर्भ में पहला विकल्प उपयुक्त विकल्प है, सही विकल्प है। आगे बढ़ते हैं, 22वां प्रश्न आ रहा है सामने, सुग्गा विधि अस्ति, सुग्गा विधि अस्ति। सुग्गा विधि किसको कहा जाता है? सुग्गा मतलब क्या होता है? तोता होता है। और तोता जो होता है वो क्या काम करता है? वो रटने का काम करता है। वो क्या करता है? रटता है। ठीक है, और तोता रटता है, इसलिए जो रटने वाली प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? सुग्गा विधि। ठीक है, तो सुग्गा विधि है, कौन सी विधि है? क्या रचना विधि को हम सुग्गा विधि कहते हैं, पाठ्य पुस्तक विधि को हम सुग्गा विधि कहते हैं, लेखन विधि को सुग्गा विधि कहते हैं, या फिर सूत्र विधि को? तो ध्यान दीजिए,
सूत्र विधि हो सकता है आपको लगे कि सूत्र विधि यहाँ पर सही है क्योंकि सूत्रों को भी हम रटते हैं, लेकिन सूत्र विधि को सुग्गा विधि नहीं कहा जाता है, बल्कि किसको कहा जाता है? पाठ्य पुस्तक विधि को। पाठ्य पुस्तक में हमारा पूरा पाठ्यक्रम दिया होता है और उसको हम अपने विद्यालय में भी संसाधन के रूप में प्रयोग करते हैं, वहां भी हम उसमें दिए हुए तथ्यों को पढ़ते हैं और घर आने पर भी उनको उन तथ्यों को हम उस पाठ्य पुस्तक से पढ़ सकते हैं। और पढ़ना मतलब उनको बार बार पढ़ना मतलब क्या है? रटना है, और रटने को ही हम सुग्गा विधि कहते हैं। तो यहां पर हमारा सही विकल्प जो है वो क्या है? पाठ्य पुस्तक विधि। सुग्गा विधि अस्ति, कौन सी विधि सुग्गा विधि के नाम से जानी जाती है? तो पाठ्य पुस्तक विधि जो है ये सुग्गा विधि के नाम से जानी जाती है। वी विकल्प हमारा उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रारंभिकेषु वर्षेषु। प्रारंभिक वर्षों में, जो बच्चे के प्रारंभिक या शुरुआत के वर्ष होते हैं, उसमें छात्राणाम त्रुटयः, छात्रों के द्वारा बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं। बच्चा जब अपने अध्ययन की प्रारंभिक अवस्था में होता है, जब उसका शुरुआती चरण होता है अध्ययन का, उस समय में बच्चे के द्वारा बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं। तो प्रारंभिक वर्षों में छात्रों के द्वारा की गई जो त्रुटियां होती हैं, तत्कालमेव संशोधितव्याः, क्या उन त्रुटियों को, उन गलतियों को तुरंत सुधार देना चाहिए? कदापि न संशोधितव्याः, कभी भी सुधारना नहीं चाहिए। अभ्यासेन ध्यानगताः कर्तव्याः, या उन त्रुटियों को अभ्यास के द्वारा ध्यान पूर्वक सुधरवाना चाहिए, या फिर सश्रम अभ्यासेन संशोधितव्याः, बड़े श्रम पूर्वक कठोर परिश्रम करते हुए अभ्यास के द्वारा संशोधित करना चाहिए, सुधारना चाहिए। तो यहां पर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, प्रारंभिक वर्षेषु छात्राणाम त्रुटयः अभ्यासेन ध्यानगताः कर्तव्याः, अभ्यास के द्वारा ध्यान पूर्वक उनको सही करवाना चाहिए। मतलब बच्चा उन जो त्रुटि जहां पर कर रहा है, जिन शब्दों के उच्चारण में या जिन वाक्यों के उच्चारण में या जिन वर्णों के उच्चारण में, उन वर्णों का, उन शब्दों का, उन वाक्यों का बार बार ध्यान पूर्वक उससे क्या करवाना चाहिए? अभ्यास करवाना चाहिए। तो ध्यान पूर्वक अभ्यास की बात की जा रही है तीसरे विकल्प में, और यही विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी विकल्प सही है। 23वें प्रश्न में हम बात करते हैं 24वें प्रश्न की, और 24वां प्रश्न आ गया। बड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। तो अब ठीक है, चलिए प्रश्न है, पंचमी कक्षायाः काचित अध्यापिका, 5वीं कक्षा की कोई अध्यापिका है, और उस अध्यापिका ने समूहेषु स्वछात्रान् विमर्शयितुं कथयति, अपने छात्रों से कहा कि वो समूह बना लें छोटे छोटे, और उन समूहों में क्या करें? विमर्श करें, विचार विमर्श करें, ग्रुप डिस्कशन करें। यत तेषाम रुचि ही कास्ति, क्या विमर्श करना है, क्या चर्चा करनी है, किस विषय पर विचार विमर्श करना है? तो जो समूह है, समूह के छात्र आपस में विचार विमर्श करें कि उनको क्या पसंद है, किस काम में उनकी रुचि है, क्या करना उनको अच्छा लगता है। का च अरुचि अस्ति, और किसमें उनकी अरुचि है, क्या करना अच्छा नहीं लगता है। आपस में समूह में बच्चों को विचार विमर्श करना है, डिस्कशन करना है कि उनको क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है। विमर्शांतरम, विमर्श के पश्चात सा तान स्वविचारान कतिपयेषु वाक्येषु लिखितुम निर्दिशति, उसके बाद अध्यापिका ने उनको आदेश दिया कि विचार विमर्श के बाद वे जो बातें विचार विमर्श के बाद निकलकर सामने आए कि क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा नहीं लगता है। जो भी बातें निकलकर सामने आई हैं, जो भी विचार सामने निकलकर आए हैं, उन विचारों को कतिपयेषु वाक्येषु, कुछ वाक्यों में लिखने का निर्देश देती है। छात्राः स्वविचारान अलिखन, उसके निर्देशानुसार छात्र अपने विचारों को लिखते हैं। तदनु, उसके बाद एकस्याः रूपरेखायाः निर्माणं कृतवन्तः, एक रूपरेखा का निर्माण करते हैं, और रूपरेखा निर्माण के बाद एकम परिच्छेदम च लिखितवन्तः, एक परिच्छेद लिखते हैं। लेखन संदर्भे इमाम पद्धतिम त्वम किम कथयिष्यसि, लेखन के संदर्भ में तुम इस पद्धति को क्या कहोगे। तो देखिए पहले क्या हुआ? विचारोत्तेजन हुआ। पहले क्या हुआ? तो पहले हुआ विचारोत्तेजन। विचारोत्तेजन मतलब, विचारोत्तेजन का मतलब क्या होता है कि पहले विचारों को उत्पन्न किया गया, उसके बाद उन विचारों को क्या किया गया? लिखा गया।
है ना। और लिखने से पहले क्या किया गया, उनकी एक रूपरेखा बनाई गई, रूपरेखा निर्माण के बाद उनको लिखा जा रहा है, फिर लिखने के बाद एक परिच्छेद बनाया जा रहा है, मतलब संशोधन करके एक सही क्रम में उनको व्यवस्थित रूप दिया जा रहा है। ये जो सारी प्रक्रिया है, ये हमारी प्रक्रिया क्या कही जाती है? लेखन संदर्भ उत्पादन पद्धति। क्या लेखन के संदर्भ में उत्पादन पद्धति है ये, अथवा लेखन संदर्भ प्रक्रिया पद्धति, लेखन के संदर्भ में प्रक्रिया पद्धति है? लेखन विकासार्थम टिप्पणी लेखनम, लेखन कौशल का विकास करने के लिए टिप्पणी लिखना है, या फिर व्यक्तिगत लेखनम, ये आपका व्यक्तिगत लेख है। तो देखिए, जहां पर पहले विचारोत्तेजन होता है, फिर एक रूपरेखा बनाई जाती है, फिर उसकी पांडुलिपि लिपि तैयार की जाती है, लिखा जाता है, उसके बाद उसमें जो है उसको प्रूफ रीडिंग की जाती है, फिर त्रुटि संशोधन किया जाता है, और फिर अंतिम प्रारूप दिया जाता है, और फिर समापन किया जाता है। ये सब कुछ कहाँ आता है? हमारा लेखन संदर्भ प्रक्रिया पद्धति में आता है। मतलब ये क्या है? प्रोसेस अप्रोच होता है। तो यहां पर हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 24वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की करते हैं बात। 25वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। काचित अध्यापिका छात्राणां शिक्षणस्य निष्पादनस्य च भिन्न भिन्न अवसरेषु कानिचित प्रकरणानि एकत्रितानि करोति। काचित अध्यापिका, कोई अध्यापिका है जो छात्रों के शिक्षण और निष्पादन के भिन्न भिन्न अवसरों पर कुछ प्रकरण एकत्र करती है। छात्रों का जो अध्ययन है, शिक्षण है, और उनके द्वारा जो निष्पादन किया गया, मतलब जो अन्य कार्य किए गए हैं, शिक्षण के अतिरिक्त जो अन्य कार्य किए गए हैं, उन सब का, और वो भी कब किए गए हैं? भिन्न भिन्न अवसरों पर। किसी एक अवसर की बात नहीं हो रही है, अलग अलग अवसरों पर अलग अलग समय में छात्रों के द्वारा जो अध्ययन किया गया है, जो अन्य प्रकार की विभिन्न क्रियाकलाप किए गए हैं, उन सबका क्या करती है अध्यापिका? उन सबको एक प्रकरण के रूप में एकत्र करती है। उसके बाद क्या करती है? सा तानि मूल्यांकन अभिलेखे लेखितुम अंकितानि करोति। जो भी उसने छात्रों के प्रकरण में जो भी तथ्य उसने एकत्र किए हैं, उन तथ्यों को मूल्यांकन अभिलेख में लिखने के लिए अंकित कर लेती है। जो बच्चों का मूल्यांकन अभिलेख होता है, मूल्यांकन प्रपत्र होते हैं, उसमें लिखने के लिए उन प्रकरणों को वह अंकित कर लेती है। ऐसा मूल्यांकन प्रक्रिया का कथ्यते, इस प्रकार की मूल्यांकन प्रक्रिया क्या कही जाती है? पत्राधान मूल्यांकनम। क्या ये पत्राधान मूल्यांकन होता है जिसमें बच्चे के क्रमिक विकास को दिखाया जाता है कि कब किस किस समय पर किस अवसर पर बच्चे ने क्या विकास किया? तो क्या यह पत्राधान मूल्यांकन प्रक्रिया है, अर्थात पोर्टफोलियो है, समेतिक मूल्यांकन है, समग्र मूल्यांकन है, या फिर अनौपचारिक मूल्यांकन? तो जहां पर हम बच्चे के शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों को, समय समय पर होने वाली गतिविधियों को मूल्यांकन प्रपत्र में अंकित करते हैं, वह मूल्यांकन प्रपत्र हमारा क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो कहा जाता है। तो स्पष्ट है, यहां पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? पत्राधान मूल्यांकनम अर्थात पोर्टफोलियो। तो 25वें प्रश्न का पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ गया सामने, इसको भी देखते हैं क्या कह रहा है। तो 26वां प्रश्न है, निम्नलिखितेषु भाषा शिक्षण से का प्रविधि। निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण की कौन सी प्रविधि शिक्षण परिणाम केंद्रित अस्ति, शिक्षण परिणाम केंद्रित होती है? निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण की कौन सी प्रविधि शिक्षण परिणाम केंद्रित होती है? तो मातृभाषा आश्रितम भाषा अध्यापनम, मातृभाषा पर आधारित भाषा अध्यापन, या क्षमताश्रितम भाषा अध्यापनम, बच्चे की क्षमता पर आधारित भाषा का अध्यापन जो होता है वो भाषा शिक्षण में शिक्षण परिणाम केंद्रित होता है, या फिर संप्रेषणात्मक भाषा अध्यापनम, संप्रेषण पर आधारित, बातचीत पर आधारित भाषा का अध्यापन क्या होता है? शिक्षण परिणाम केंद्रित होता है, या फिर द्विभाषाश्रितम भाषा अध्यापनम। तो यहां पर ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या कह रहा है? शिक्षण के परिणाम की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? शिक्षण परिणाम केंद्रित। कैसा शिक्षण? परिणाम केंद्रित। ठीक है, तो हम किस शिक्षण की बात कर रहे हैं? परिणाम केंद्रित शिक्षण की बात कर रहे हैं। और ये शिक्षण की प्रविधि क्या होती है? जहां पर हम ये देखते हैं कि बच्चे में शिक्षण में कितनी क्षमता उत्पन्न हो गई, उसमें भी और कितना विकास होना जो है अपेक्षित है, कितने विकास की अभी उसको और आवश्यकता है। तो ये सब हम जो अवलोकन करते हैं, ये हमारा किस विधि में आता है? ये आता है क्षमताश्रित भाषा अध्यापनम में।
क्षमता पर आश्रित बच्चे का भाषा अध्यापन इसके अंतर्गत ही आ जाता है। तो यहां पर हमारा बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित भाषा शिक्षण की कौन सी प्रविधि है जो शिक्षण परिणाम केंद्रित होती है? तो ये कौन सी प्रविधि है? बोलिए, क्षमताश्रित भाषा अध्यापन प्रविधि, जो क्या होती है? शिक्षण परिणाम केंद्रित होती है, जिस पर शिक्षण का परिणाम केंद्रित होता है। बी विकल्प सही उत्तर है यहां पर। आगे बढ़ते हैं, 27वां प्रश्न। काचित अध्यापिका प्रकरणानुसारम शब्द संग्रहम शिक्षितुम। कोई अध्यापिका है जो प्रकरण के अनुसार, कक्षा में प्रकरण कौन चल रहा था? शब्द संग्रह का। तो उस शब्द संग्रह वाले प्रकरण के अनुसार अध्यापिका उस प्रकरण को सिखाने के लिए, बच्चों को शब्द सिखाने के लिए, शब्द संग्रह सिखाने के लिए स्वगृहात पात्राणि क्रीडनकानि च आनयत। अपने घर से क्या लाती है? आनयत मतलब लाती है। क्या लाती है? पात्राणि मतलब पात्र लाती है। पात्र का मतलब बर्तन भी हो सकता है। और क्या लाती है? क्रीडनकानि, क्रीडनक लाती है मतलब खिलौने लाती है। कोई अध्यापिका है जो प्रकरण के अनुसार शब्द संग्रह सिखाने के लिए अपने घर से पात्र और बर्तन, खिलौनों को लाती है। एते पदार्थः किम कथ्यन्ते, ये पदार्थ क्या कहे जाएंगे? ध्यान दीजिए, बच्चों को सिखाने क्या जा रही है अध्यापिका? शब्द सिखाने जा रही है। और जो शब्द सिखाने जा रही है उन शब्दों से संबंधित वो क्या लाती है अपने घर से? पात्र लाती है। और क्या लाती है? खिलौने लाती है। अब मान लेते हैं कि हो सकता है कि बच्चों को क्या सिखाना हो? थाली। कौन सा शब्द सिखाना है? थाली। कि थाली क्या होती है? बच्चों को सिखाना है हाथी, उसको सिखाना है कि हाथी क्या होता है। तो हाथी क्या है? एक खिलौना है। थाली क्या है? एक पात्र है, एक बर्तन है। तो शब्दों को सिखाने के लिए अध्यापिका क्या करती है? अपने घर से बर्तन ले आती है, पात्र ले आती है, और क्या ले आती है? खिलौने ले आती है। ये पदार्थ जो हैं, जो पदार्थ अध्यापिका अपने साथ लेकर आई है अपने घर से, ये पदार्थ क्या कहे जाएंगे? सहायका। क्या ये सहायक सामग्री कहे जाएंगे? यथार्थ संपदा, या ये वास्तविक वस्तु कहे जाएंगे? वास्तविक वस्तु के माध्यम से हम बच्चों को शब्द सिखा रहे हैं। या पाचन पदार्थ, भोजन के पदार्थ, पकाने के पदार्थ कहे जाएंगे? या विचारात्मक शब्द संग्रह, ये विचारात्मक शब्द संग्रह कहे जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, हम जब शिक्षण विधियां पढ़ते हैं तो उसमें हमारी एक विधि होती है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि होती है? बोलिए, प्रत्यक्ष विधि होती है। और प्रत्यक्ष विधि जो होती है, प्रत्यक्ष विधि में बताया जाता है कि जब हम बच्चों को भाषा सिखा रहे हो तो उनको हम मातृभाषा का सहारा ले करके किसी भाषा का अध्ययन अध्यापन ना कराएं, बल्कि जो शब्द सिखा रहे हैं वो शब्द से संबंधित वस्तु ही हम उनको दिखा दें। जैसे हम लोग प्रायः जब मान लेते हैं संस्कृत पढ़ रहे हैं और संस्कृत में हमको क्या पढ़ना होता है? चटका। क्या पढ़ना होता है? बोलिए, चटका। अब हम बच्चों को बताते हैं कि बच्चों चटका किसको कहते हैं, तो हम चटका पढ़ते हैं। उसके बाद हम उनको बताते हैं कि चटका किसको कहा जाता है? चिड़िया को। कुक्कुरह पढ़ाते हैं, कुक्कुरह किसको कहा जाता है? कुत्ते को। गजह पढ़ाते हैं, गजह किसको कहा जाता है? हाथी को। तो प्रत्यक्ष विधि कहती है कि चटका का मतलब चिड़िया ना बता करके बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से चिड़िया दिखा दी जाए। गजह का मतलब हाथी ना बता करके बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से हाथी दिखा दिया जाए। और जो प्रत्यक्ष रूप से हम वस्तुएं दिखा करके शब्दों का अध्ययन करवाते हैं वो क्या होता है? यथार्थ संपदा होती है, मतलब वास्तविक वस्तु कहा जाता है। इसलिए यहां पर सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? यथार्थ संपदा। ठीक है, तो बी विकल्प सही है 27वें प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आ गया आपके सामने और अगला प्रश्न है, काचिद अध्यापिका स्वकक्षाम चतुर्णाम समूहेषु विभाजयत। कोई अध्यापिका है जो अपनी कक्षा को 4 समूहों में, चतुर्णाम समूहेश मतलब 4 समूहों में विभाजित करती है। कोई अध्यापिका है जो अपनी कक्षा के छात्रों को 4 समूहों में बांट देती है। विचारोत्तेजक विमर्शः, उसके बाद विचारोत्तेजक विमर्श करवाती है, मतलब ऐसा ग्रुप डिस्कशन कराती है जिसमें हर बच्चे के विचार निकलकर सामने आए। हर बच्चा अपनी अपनी बात वहां पर रखता है, प्रस्तुत करता है। सा छात्रेभ्यः भूदृश्यानाम, उसके बाद वह छात्रों के लिए भूदृश्यानाम, भूदृश्यानाम मतलब जो पृथ्वी से संबंधित दृश्य हैं, भावानाम भवना नाम और भवनों से संबंधित दृश्य हैं, व्यक्ति नाम विचारान, व्यक्तियों के जो विचार हैं उनको क्या करते हैं? प्राददत, प्रदान करती है। पहले तो बच्चे समूहों में क्या करते हैं? विचारोत्तेजन करते हैं, अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं।
उसके बाद भू से पृथ्वी से संबंधित दृश्य देखते हैं, भवनों से संबंधित दृश्य देखते हैं, बातें करते हैं, व्यक्तियों के विचारों को समझते हैं, सुनते हैं। सा उसके बाद वह अध्यापिका प्रश्नानाम माध्यमेन प्रश्नों के माध्यम से विचारान एकत्रान कर तुम प्रश्नों के माध्यम से विचारों को एकत्र करने के लिए आदिशत आदेश देती है कि छात्र एक दूसरे से प्रश्न करें और प्रश्नों के माध्यम से नए नए विचार एकत्र करें। आलेखम अपि लिखितुम सा आदिशत और उसके बाद वह उन विचारों को, किन विचारों को, जो पृथ्वी से संबंधित दृश्यों के संबंध में हो, पृथ्वी के दृश्यों के संबंध में विचार हो, और किसके संबंध में, भवनों के, मकानों के संबंध में विचार हो, व्यक्ति विशेष के संदर्भ में विचार हो, उन विचारों को प्रश्नों के माध्यम से एकत्र करें। उसके बाद उन पर एक आलेख लिखें। आलेख लिखने का आदेश देती है। एतत् कार्यम किम कथ्यते, यह कार्य क्या कहा जाता है। तो यह कार्य क्या कहा जाता है, प्रायोजना कार्य कहा जाता है, दत्त कार्य कहा जाता है, भाषण कार्य या फिर पर्यटन कार्य। देखिए, पर्यटन का मतलब होता है भ्रमण से, घूमने से, पर्यटन कार्य तो है नहीं। भाषण का मतलब होता है केवल बोलना, लेकिन यहां प्रश्न में बोलने की भी बात है और बोलने के बाद जो विचार एकत्र किए गए उनको लिखने की भी बात है। तो भाषण कार्य तो है नहीं। दत्त कार्य है क्या ये असाइनमेंट है कोई, तो दत्त कार्य भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कार्य किस में हो रहा है, समूह में हो रहा है, और समूह में जो कार्य किया जा रहा है ये निश्चित रूप से क्या है, प्रायोजना कार्य है, मतलब कोई प्रोजेक्ट वर्क है। तो यहां पर हमारा ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न आ गया आपके सामने। देखिए 29वां प्रश्न क्या है, काचित अध्यापिका डैफोडिल्स इति कविताम पाठनात् पूर्वम। कोई अध्यापिका है जो अपनी कक्षा में एक कविता पढ़ाने जा रही है, उसका नाम क्या है, डैफोडिल्स है। और इस कविता को पढ़ाने से पहले अध्यापिका ने तृतीय कक्षायाः छात्रान कथयति, तीसरी कक्षा के छात्रों से कहा। यह कविता किस कक्षा में पढ़ाने जा रही है, तीसरी कक्षा में। और कविता को पढ़ाने से पहले अध्यापिका ने तीसरी कक्षा के छात्रों से कहा, क्या कहा, यत की ते पुष्पाणाम तृणपादपानाम विषये। वे बच्चे जो तीसरी कक्षा के बच्चे हैं उनसे कहा कि वे सब लोग पुष्पों के विषय में, जो भी नाना प्रकार के पुष्प हैं जो उन्होंने आज तक देखे हैं, तृणपादपानाम विषय, और पेड़ पौधों के विषय में। कैसे पेड़ पौधे, पार्थ, यहां ये पार्थवर्तनी थोड़ा सा अशुद्ध हो गया है, ये होना चाहिए पार्श्ववर्तनी। क्या होना चाहिए, पार्श्ववर्तनी। ठीक है, पार्श्ववर्तनी का मतलब होता है बगल में स्थित, समीप में स्थित। और कहां समीप में स्थित, तो आगे लिखा है क्षेत्रे। बच्चे जहां रहते हैं उनके अगल बगल के क्षेत्र में स्थित, बच्चों के निवास स्थान के समीप के क्षेत्र में स्थित जो पेड़ पौधे हैं, जो पुष्प हैं, फूल हैं। और कहां, विद्यालय से मार्गे वा, अथवा जब वो अपने घर से विद्यालय आते हैं तो विद्यालय आने के जो मार्ग में पेड़ पौधे पड़ते हैं या जो फूल पड़ते हैं उनके विषय में परस्परम विचार विनिमयम कुर्युः। उसने कहा कि आपस में तुम लोग विचार विनिमय करो, मतलब विचारों का आदान प्रदान करो कि कौन कौन से पेड़ तुमने देखे हैं, तुमने कौन कौन से फूल देखे हैं, जो फूल देखे हैं वो कहां पर लगे हैं, अन्य बच्चों को भी दिखाओ। तो या तो वो आपके समीपवर्ती क्षेत्र में होंगे या तो विद्यालय के मार्ग में होंगे, तो आप उन बच्चों को जो जिन्होंने नहीं देखा उनको भी आप आसानी से दिखा सकते हैं। सा का कम प्रयासम करोति, इस प्रक्रिया के माध्यम से वह क्या प्रयास करती है। अब देखिए डैफोडिल्स जो है ये किसी पुष्प का नाम है या किसी पौधे का नाम है, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये फूलों से या पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ शब्द है, ये जुड़ी हुई कविता है। और इस कविता को पढ़ाने से पहले अध्यापिका चाहती कि बच्चे पेड़ पौधों के विषय में, फूलों के विषय में पहले से क्या जानते हैं, पूर्व में उनके क्या अनुभव रहे हैं, उन अनुभवों को उस कविता के साथ वह अध्यापिका जोड़ना चाहती है। और जब हम बच्चों के पूर्व ज्ञान को, पूर्व अनुभव को विषय वस्तु के साथ जोड़ते हैं तो वो क्या कहा जाता है, तो पहला विकल्प है छात्राः डैफोडिल्स पुष्पाणि पार्श्ववर्तिनः क्षेत्रात् आनेष्यन्ति इति आशां करोति। अध्यापिका ये आशा करती है कि बच्चे जब इस डैफोडिल्स कविता को पढ़ेंगे तो अच्छा ये किसी पुष्प का ही नाम है जो उनके समीप के क्षेत्र में उपलब्ध भी है। तो अध्यापिका ये आशा करती है कि डैफोडिल्स पुष्प बच्चे लेकर के अपने अपने घरों से अध्यापिका को लाकर देंगे, अपने घरों से पुष्प को लेकर आएंगे। क्या ये आशा करती है अध्यापिका?
पूर्ववर्ती ज्ञानाम कक्षा पाठनेन ज्ञानेन च योजयति। पूर्व से पहले से प्राप्त ज्ञान जो है बच्चों का, उस ज्ञान को कक्षा के पाठ से या कक्षा के ज्ञान से जोड़ना चाहती है अध्यापिका। विचारोत्तेजकम कार्यम, अथवा यह विचारोत्तेजक कार्य है। काव्य माध्यमेन पुष्पाणाम परिदृश्यानाम विषये भौगोलिक ज्ञानार्थम पाठयति। काव्य पाठ के माध्यम से पुष्पों के संबंध में और परिदृश्य के संबंध में, भौगोलिक ज्ञान के संबंध में वो पढ़ाना चाहती है। ध्यान दीजिएगा, जब हम हर्बर्टी पंचपदी पद्धति पढ़ते हैं तो उसके जो 5 सोपान हैं उसमें पहला सोपान क्या है? पहला सोपान क्या है? प्रस्तावना। और प्रस्तावना में बताया जाता है कि बच्चों को पाठ से कैसे जोड़ें, तो उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों को पाठ से जोड़ना चाहिए। और पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए उनसे कुछ प्रश्न किए जाते हैं, कुछ बातें की जाती हैं। और जब बच्चे उस पाठ को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं तो वो पाठ कहीं ना कहीं उनके लिए क्या होता है? रुचिकर हो जाता है। और जब रुचिकर हो जाता है तो आसानी से बच्चे उसको समझ सकते हैं। तो यहां पर निश्चित रूप से आपका सही उत्तर क्या होगा? यहां पर अध्यापिका जो है वो पूर्ववर्ती ज्ञान को कक्षा के पाठ से और ज्ञान से योजित करना चाहती है, जोड़ना चाहती है। इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30वां प्रश्न आ रहा है। और 30वां प्रश्न है, भाषा शिक्षणस्य विषये किम कथनम सत्यम अस्ति। भाषा शिक्षण के विषय में, भाषा को सीखने के विषय में कौन सा कथन सत्य है? लेखनात् पूर्वम पठनम प्रवर्तते, लिखने से पहले पढ़ने की क्रिया की जाती है। छात्रेभ्यः आवश्यकम अस्ति यदि ते पठनात् पूर्वम लेखनम कुर्युः, छात्रों के लिए आवश्यक है कि वो लिखने से पहले पढ़ने का कार्य कर लें। या पठनम लेखनम च उभे सह गच्छता, पढ़ना और लिखना दोनों साथ साथ चलते हैं। या द्वितीय भाषायाः शिक्षणे प्रथमा भाषा बाधा भवति, दूसरी भाषा को सीखने में पहली भाषा बाधा होती है। तो ये तो नितांत गलत है। उसके अन्य विकल्प देखिए, क्या लिखने से पहले पढ़ना बच्चा सीखता है? देखिए, पढ़ना वो भले ना सीखे लेकिन वो लिखना सीख लेता है। और लिखने में केवल ये नहीं होता है कि उसको इमला बोला जाए और लिख ले तभी लिखना माना जाएगा। बच्चा जो कापी पर पेंसिल चलाता है, आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींचता है, पूरे पेज को रंग देता है और उसमें लिखा कुछ नहीं होता, केवल आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींची होती है, वो भी लेखन के अंतर्गत ही माना जाता है। तो पहला विकल्प भी गलत हो गया कि लिखने से पहले पढ़ना सीखना चाहिए। पढ़ना नहीं बल्कि बच्चा पढ़ने से पहले क्या सीख लेता है? क्या करने लगता है? लेखन का कार्य करने लगता है। इसलिए ये भी गलत। छात्रों के लिए आवश्यक है कि वो पढ़ने से पूर्व लिखना शुरू करें, यह आवश्यक नहीं है, इसलिए यह भी गलत। अब हमारे पास एक ही विकल्प शेष है कि पढ़ना और लिखना ये दोनों क्रियाएं उभे सह गच्छता, एक साथ चलती हैं। बच्चा पढ़ना और लिखना एक साथ सीखता है, जैसे सुनना और बोलना एक साथ सीखता है। सुनने और बोलने की क्रिया जैसे बच्चा एक साथ करता है, वैसे पढ़ने और लिखने की क्रिया भी बच्चा एक साथ करता है। इसलिए यहां पर हमारा सी विकल्प सही है। तो 30वें प्रश्न का सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। और इसी के साथ ये जो हमारी 23 दिसंबर 2021 की प्रश्नों की श्रृंखला थी, सीटेट का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था 23 दिसंबर 2021 का, वो पेपर आज हमारा इस दूसरे भाग के साथ संपन्न होता है। और ये प्रश्नों की श्रृंखला, ये प्रीवियस ईयर का पेपर आपको समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं, जरूर बताइएगा। अगर ये श्रृंखला आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों के साथ इस कक्षा को जरूर बांटिएगा, मतलब शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को अगर अच्छा लगा हो ये क्लास या ये वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम पुनः मिलेंगे एक नए प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ जो अगली तारीख का होगा। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।